नमस्कार मित्रों, आपका फिर से आज एक बार फिर हमारा चैनल में स्वागत है। कल जैसा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने थे और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग जाने थे कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के कुछ इतिहास के बारे में और संविधान सभा के बारे में। आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जानेंगे। तो इसे जानने से पहले हम लोग कुछ पिलर्स तैयार कर लेते हैं। जैसे मकान बनने से पहले नक्शा बनता है ना, वैसे ही तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात दूसरे विश्व युद्ध की है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड बर्तानिया राज द्वारा भारतीय सेना ने उससे हेल्प किया था, मदद किया था। तो इसके बदले अंग्रेजी सरकार ने भारतीय को बोला था कि हम लोग कुछ आपको राइट्स देंगे, सरकार में भी आपको शामिल करेंगे। और बहुत सारे वादे किए थे, जुमले किए थे, लेकिन कुछ नहीं पूरा किया उन्होंने एकदम पूरी तरह से। हालांकि उस पर तो विश्वास करने लायक ही नहीं था। तो उन्होंने 1919 में एक एक्ट लाया, उसके तहत लेमचूस पकड़ा दिया। अब बच्चा जैसे मेला में रोता है तो क्या देखते हैं, उसके मम्मी पापा उसे एक लेमचूस अथी दे देते हैं और खिलौना के लिए रोता है। तो बच्चा शांत हो जाता है, कुछ दिन मन भटकाया जाता है। वैसे इंग्लैंड भी हमारे साथ बहुत दिन से कर रहा था। 1857 के क्रांति के बाद भी वो लेमचूस 1858 में पकड़ा दिया। उसके बाद हमारा ध्यान भटक गया, फिर वही किया। 1891 में भी वही किया और फिर वही किया था। अब चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक साइमन समिति की गठन किया गया इंग्लैंड सरकार द्वारा और उसे भारत भेजा गया। 1928 में वो भारत आई और भारत में कुछ जायजा लिया स्थितियों का, क्योंकि स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश थी। ब्रिटिश के कंट्रोल में कुछ नहीं थी। ब्रिटिश राज समझ गई थी कि भारत को कुछ ना कुछ राइट्स देना होगा, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जारी था। फिर सॉल्ट सत्याग्रह भी कर दिया गया था 1930 में। तो ब्रिटिश सरकार पूरी तरह डरी हुई थी। तो उन्होंने यह 1935 एक्ट लाया। गवर्नमेंट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1935। पहले तो एक्ट और बिल में आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए, एक्ट क्या होता है और बिल क्या होता है। तो जब संसद में किसी भी विधेयक को रखा जाता है, वह बिल रहता है। और जैसे ही हेड ऑफ द स्टेट का उस पर सिग्नेचर हो जाता है, चाहे तो राष्ट्रपति साहब का या फिर इंग्लैंड की बात करें तो वहां के क्राउन का, जैसे ही साइन हो जाता है वैसे ही वो बिल एक्ट में बदल जाता है। तो जैसे 2 अगस्त 1935 यह बिल पास हो गया 1935 में, और फिर एक्ट बन गया 2 अगस्त 1935 को, जब वहां के क्राउन ने, वहां की जो राजा थे, उन्होंने साइन कर दिया। तब कॉल्ड स्केलेटन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खाका भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से ढांचा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं। लगभग 60% जो हमारा भारतीय संविधान है वह 1935 पर ही बेस्ड है। About 60% of the part of the constitution taken from this act हो गया। M.K. गांधी called न्यू चार्टर ऑफ द स्लेवरी। महात्मा गांधी ने इसका पूरी तरह विरोध किया। अब चार्टर एक तरह से डॉक्यूमेंट्री होती है। जैसे चार्टर आपने देखा होगा, किसी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखे होंगे कि सर्जन इस तरह बैठता है, एक डाटा तैयार वहां पे लगाया हुआ रहता है, उसी को चार्टर कहते हैं। आपके कॉलेज में भी चार्टा हुआ होगा कि यहाँ ये डिपार्टमेंट है, CS डिपार्टमेंट, यहाँ EC डिपार्टमेंट, उसको चार्टर कहते हैं। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी जैसे ही किसी चीज का विरोध किया, कांग्रेस तो विरोध करेंगे ही। तो कांग्रेस ने भी क्रिटिसाइज GOI एक्ट 1935 इन लखनऊ सेशन। लखनऊ में जब कांग्रेस की मीटिंग हुई, एनुअल मीटिंग कांग्रेस की हर साल होती थी, तो 1935 में लखनऊ मीटिंग में भी GOI एक्ट को विरोध किया गया। अब इसके कुछ प्रोविजन समझ लेते हैं कि क्या इस एक्ट के अंदर था। तो सेंट्रल बैंक RBI वाज सेटअप। एक राष्ट्र केंद्र लेवल पर, देश लेवल पर एक बैंक को सेटअप किया गया, RBI को, 1 अप्रैल 1935 को। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि 1935 एक्ट तो 2 अगस्त को साइन हुआ, तो और ये बैंक तो 1 अप्रैल 1935 को ही बैठ गया था। हाँ, तो ये बैठ गया था एक्ट आने से पहले ही, लेकिन एक्ट में इसका जिक्र है। आप चाहें तो इसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि शुरू में अगर आपको डर है तो इसे आप लास्ट में कर सकते हैं। फेडरल कोर्ट वाज सेटअप इन दिल्ली। दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हुई। बाद में इसका नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें एक चीफ जस्टिस और 6 अदर जज भी बैठा करते थे उस समय। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या लगभग 35 है।
एबॉलिश डायरकी इन प्रोविजनल लेवल्स। देखिए पहले 1919 में जो एक्ट आया था उसमें दो तरह द्वैध शासन स्टेट में लागू कर दिया गया था। स्टेट में कुछ भारतीय रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे और फिर कुछ इंग्लैंड के जो इंग्लैंड का शासन चल रहा था कुछ वैसे भी चलेगा। तो वो पूरी तरह से 1935 एक्ट में खत्म कर दिया गया। और फिर जब खत्म कर दिया गया लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जरूरत, कुछ ऐसे मेन पावर जो थे वो स्टेट में गवर्नर के पास थे। अब गवर्नर और गवर्नर जनरल में डिफरेंस समझ लीजिए। जो सेंट्रल लेवल पर थे गवर्नर जनरल देश में एक था, लेकिन हर राज्य में अपना ब्रिटिश ने गवर्नर भी बैठा रखा था। इस एक्ट को आने के बाद हुआ क्या, पहले जैसे गवर्नर के पास अगर कोई सिफारिश जाती थी तो गवर्नर उस सिफारिश को गवर्नर जनरल के पास भेजता था, गवर्नर जनरल उसे स्टेट सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटरी फिर उसे क्राउन के पास भेजते थे। लेकिन जीओआई एक्ट 1935 के आ जाने के बाद गवर्नर जो स्टेट के गवर्नर रहते थे वो डायरेक्ट सिफारिश क्राउन को कर देते थे। तो इसमें ज्यादा चांसेस हो गए कि एक्ट भारत की बात सुनी जाएगी, लेकिन भारत सरकार ने तभी इसका विरोध किया क्योंकि मेन जो गवर्नर जनरल कभी भी चाहते थे तो कभी भी किसी भी सरकार को बर्खास्त कर सकते थे और कोई भी नियम को रद्द कर सकते थे, इतनी पावर थी। एक तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि लेमचूस दिया गया था उस समय। इंट्रोड्यूस ड्यूल सिस्टम एट सेंटर, सेंटर में भी द्वैध शासन। भारत ने पहले ही कहा था कि हमें सेंटर में भी सरकार में भागीदारी चाहिए, तो 1935 एक्ट में कुछ भागीदारी दे दी गई। लेकिन वही नली गली वाला भागीदारी मिली, जो मेन भागीदारी फॉरेन वाला, उसके बाद फिर सेंटर में और रेलवे फाइनेंस सब अपने पास रखा गवर्नर जनरल ने। भारत को सिर्फ ऐसे ही छोटा मोटा दे दिया गया, तो इसीलिए भारत ने विरोध किया। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर की भी स्थापना की गई। बाइकैमरल लेजिस्लेचर को समझते हैं, जैसे संसद दो हिस्सों में है, एक को लोकसभा कहते हैं, एक को राज्यसभा। तो उस समय लोअर हाउस जो थी, आज लोकसभा है, उस समय फेडरल असेंबली उसे कहते थे, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट उस समय कहते थे। आज की जो लोकसभा है उसे फेडरल असेंबली, और जो आज की राज्यसभा है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे ध्यान रखिएगा। इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन की भी डायरेक्ट इलेक्शन की भी घोषणा की गई, और वर्ष 1937 में डायरेक्ट इलेक्शंस हुए भी। इस नियम को 1935 में जो ये एक्ट आया था इसे लागू 1 अप्रैल 1937 से ही किया जाना था। डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स का भी इस एक्ट में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी किया गया। पावर्स का सेपरेशन कैसे हुआ उसे समझते हैं। स्टेट के पास कुछ पावर दी गई, कुछ सेंटर को दी गई और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई। जो स्टेट जिस पर कानून बना सकता था उस पर सेंट्रल हस्तक्षेप नहीं करता, और जो सेंटर जिस पर कानून बना सकती थी उस पर स्टेट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती। और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट भी रखा गया जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट चाहे तो स्टेट बना सकते हैं और सेंटर चाहे तो सेंटर बना सकते हैं। लेकिन एक बात और थी कि अगर दोनों में डिस्प्यूट हुआ तो सेंटर की ही बात मानी जाएगी, सेंटर को मोर प्रायोरिटी दिया गया। अब चलते हैं फेडरल रेलवे अथॉरिटी सेटअप। एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी, एक अलग से अथॉरिटी सेटअप किया गया जो कि इंडियन रेलवे के नाम से भी प्रसिद्ध बाद में हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट भी किया गया। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के जरिए ही भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया। भारत पहले म्यांमार भारत का ही पहले हिस्सा था। जैसे हमारे यहाँ जीओआई एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, वैसे ही म्यांमार में गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार एक्ट 1935 आया। और उसके बाद हाँ और भी इंटरनल लेवल पर भी सेपरेशन किया गया। जैसे पहले बॉम्बे प्रोविंस में सिंध भी आ जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद सिंध को अलग कर दिया गया पूरी तरह बॉम्बे प्रोविंस से। बॉम्बे प्रोविंस में अभी भी गुजरात और बॉम्बे जो महाराष्ट्र आज का है वो दोनों था। बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नेहरू जी ने पारित किया और बॉम्बे और गुजरात को 1960 में अलग कर दिया गया। कंटेन 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो सबसे लेंडिएस्ट एक्ट था। टिल नाउ ब्रिटिश ने जितने भी चार्टर या एक्ट लाए थे जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुआ था और 1935 के एक्ट तक ये सबसे बड़ा एक्ट था। हम बहुत सेक्शन से, बहुत शेड्यूल से, जैसा कि हम लोगों ने जाने। और ये एक्ट की एक और बात थी कि एक्ट टिल 1500 जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं होगा 24 जनवरी तक ये एक्ट लागू रहा। आजादी के बाद भी हम भारत सरकार इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही चलाती। हालांकि उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन तब भी इसे पूरी तरह से बर्खास्त किया गया जब हमारा संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। अब चलिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैं आशा करता हूं आपको पूरी तरह से समझ में आया। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हुई आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, मैं दोबारा वीडियो इस पर आपके लिए बना दूंगा। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को बारे में समझते हैं। ये दोनों सिलेबस में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 भी। मैं एक एक टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं वो आपके सिलेबस में है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को समझने से पहले हम लोग कुछ उसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं। तो उसका बैकग्राउंड समझने से पहले हम लोग, तो देखिए ये कहानी शुरू होती है 3 जून 1947 से। 3 जून 1947 को ये बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान था। तो 3 जून को ऐसा क्या हुआ था समझ, 3 जून 1947 को इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा माउंटबेटन द्वारा कर दिया गया था। और बंटवारे में यह कहा गया कि एक डोमिनियन भारत होगा, एक डोमिनियन पाकिस्तान होगा। कांग्रेस ने भी अंत में, शुरू में तो कांग्रेस इसे नहीं मानी, महात्मा गांधी ने भी पार्टीशन का विरोध किया। महात्मा गांधी ने तो यह तक कहा दिया गया कि अगर जिन्ना सरकार में आना चाहते हैं, जिन्ना अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो जिन्ना बनाए, लेकिन भारत पाकिस्तान की बात नहीं करें। लेकिन नेहरू जी ने इसका सख्त विरोध किया, पटेल साहब ने भी विरोध किया था, क्योंकि सरकार में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब इलेक्शन हुआ था तो ज्यादा सीट कांग्रेस के पास थी। तो भारत को पाकिस्तान से और प्रिंसली स्टेट को यह कह दिया गया कि आप चाहे तो भारत को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप इंडिपेंडेंट स्टेट रहें तो इंडिपेंडेंट स्टेट भी रह सकते हैं। लेकिन माउंटबेटन ने यह भी सलाह दिया था कि आप सुरक्षित तभी होंगे जब इंडिया को चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान, साइंड ऑन ब्रिटिश क्राउन 18 जुलाई 1947। ब्रिटिश क्राउन का इस बिल जो आया था उस पर ब्रिटिश क्राउन का 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर हुआ था। तो जैसा कि 20 जुलाई को ही ब्रिटिश की वहां की जो पीएम थे एटली साहब, उन्होंने 20 जुलाई को यह घोषणा कर दी कि भारत अपना संविधान जल्द से जल्द बना ले, क्योंकि 30 जून 1948 तक हम उसे आजाद कर देंगे। 30 जून 1948 तक डेट दिया गया। और ऐसे ही आजाद नहीं किया, ब्रिटिश सरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने हमें आजादी दी। और फिर वहां के स्थानीय लोगों ने भी भारत को आजाद करने की बात कही गई, क्योंकि इतनी इस प्रकार की भीषण युद्ध हो गई थी, क्योंकि अब लोग युद्ध से डरते थे और भारत में आए दिन ब्रिटिश की जान जा रही थी। आजाद हिंद फौज का गठन हो गया था और आजाद हिंद फौज पूरी तरह देश को आजादी दिलाने में लगी हुई थी, चाहे तो अहिंसा से, या गांधी जी अहिंसा से कर रहे थे, आजाद हिंद फौज हिंसा से कर रही थी। और वो कहते हैं ना कि लात के देवता बात से नहीं मानते हैं, तो वही बात से तो इन लोग मान नहीं रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस चूड़ दिए धर के। अब इसके कुछ फीचर्स हम लोग समझते हैं। इंडेड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बिल में साफ साफ यह लिखा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत गणराज्य पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। हालांकि गणराज्य तो हम लोग 26 जनवरी 1950 को बने, उस समय इंडिया थे। आज भी कोई भी गैजेट भारत सरकार का देखिएगा तो इंडिया भारत का नाम नहीं, भारत का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य क्या होता है ये हम लोग बाद में समझेंगे। क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, ये तो समझ ही गए कि एक भारत होगा एक पाकिस्तान हो गया, दोनों पूरी तरह से अलग राज्य हो गया। ड्रॉप द टाइटल ऑफ इंपेरर फ्रॉम क्राउन, जो वहां के क्राउन थे उस समय तो क्राउन वहां के एलिजाबेथ के ही पिता जो जॉर्ज थे, तो वह पहले एक टाइटल को रखते थे, एक उपाधि उनको मिली हुई थी इंपेरर ऑफ इंडिया, क्योंकि वह इंग्लैंड का ही शासन था भारत पे। तो जैसे ही शासन गया टाइटल भी चला गया। एंड ऑफ वायसराय पोस्ट, वायसराय का पोस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि अब राज ही नहीं रहेगा तो वायसराय का पोस्ट भी नहीं रहेगा। कैबिनेट डिसाइड द गवर्नर जनरल, अब यहाँ पे समझिए। अब कुछ लोगों कहते हैं कि गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब तो आजादी के बाद भी थे, तो दरअसल बात यह थी कि भारत को सरकार किस तरह से हैंडल की जाती है, किस तरह से चलाई जाती है, इसका अनुभव नहीं था। तो अंग्रेजों ने भारत को एक रिक्वेस्ट, भारत ने ही पहले रिक्वेस्ट किया था, फिर अंग्रेजों ने भी एक प्रस्ताव दिया कि गवर्नर जनरल आप रखिए अगर आपको मन है, लेकिन कैबिनेट अगर चाहेगा कैबिनेट तो गवर्नर जनरल भी हटा सकता है, लेकिन अगर चाहे तो रख भी सकता है। तो भारत ने माउंटबेटन साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ रह जाइए, जब हमारा संविधान बन जाएगा तो हम खुद अपने राष्ट्रपति ले आएंगे, फिर आप चले जाइएगा। लेकिन उन्हें कोई पावर नहीं थी, वो एक तरह से समझिए फूफा जी थे। कैसे घर में फूफा जी रहते हैं, उनको कोई पावर नहीं रहता है।
हाँ ना, हाथ ना सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनका सलाह माने कोई जरूरी नहीं है। फूफा का कोई सलाह थोड़ा मानता है। Provided for the governance of dominions of GOI till 1935 till Constitution। जब तक हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हो गया तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा ही भारत में सरकार चलाई जाती थी, देश चलाया जाता था, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समझिए फोटोकॉपी है संविधान का, जैसा कि मैंने कहा था 60% वही है। प्रिंसली स्टेट वाज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम मर्जी। प्रिंसली स्टेट को जैसा कि मैंने कहा था कि छूट दे दी गई थी, वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो नहीं मिल सकते। तो एक राजा हुए कश्मीर के, राजा हरिश्चंद्र जी, हरि सिंह, उनका पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। अब क्या पता एकदम, अब पहले के राजा को क्या था, न युद्ध लड़ना है, शांति से खाना है, सोना है, दिमाग नहीं था। दिमाग रहता तो कुछ दिमाग, मतलब कि आप जानते हैं कि आपके ऊपर पाकिस्तान बैठा हुआ है, नीचे भारत है, दो मजबूत मुल्क है, आपका अस्तित्व रहेगा। वही हुआ, जैसे ही वो आजाद हुआ भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान द्वारा सेना भेज दी गई। उसके बाद फिर दौरे दौरे उनके जो राजा के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत आए, नेहरू जी से मदद मांगी गई, फिर किस तरह से सेना भेजी गई, वहां जाने का उस समय कोई भी रास्ता नहीं था, प्लेन से सेना गई रातों रात। उसके बाद बहुत सारे लोग मारे गए। वो तो कहिए कि एक पुल था बारामूला में, वो पुल अगर भारतीय सेना ने नहीं ढाई होती तो आज पाकिस्तान पूरा कश्मीर हड़प चुका होता। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके है वो उसी समय उन्होंने हड़प लिया था, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मोदी जी उसे ले आएंगे। प्रिंसली स्टेट वाज एक्सेप्टेड, ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो संविधान सभा थी उसी पूरी तरह से पावर दे दी गई। आप जो चाहे नियम बना सकते हैं, नियम में बदलाव कर सकते हैं, 1935 एक्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं आप अपने सूझबूझ से। और पूरी तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर पर साइन कर दिया गया नेहरू जी माउंटबेटन साहब द्वारा, और भारत पूरी तरह से आजाद हो गया। और यहीं से हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में, और पिछले एपिसोड से एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारा छूट गया था, वो हम लोग अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी एक टॉपिक है, उसे भी हम अगले वीडियो में, दरअसल मैंने सिलेबस कल देखा तो ये दो टॉपिक मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, तो मैं इसे अगले वीडियो में करवा दूंगा जरूर। धन्यवाद।